हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिदानंद पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी हेल्प। दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा था न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक क्लास 8 की हिस्ट्री के चैप्टर्स। और हिस्ट्री के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। तो इसका ये चूँकि लंबा चैप्टर था, लेंदी चैप्टर था, तो मैंने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया था। आप लोगों ने उसको देखा भी, उसकी तारीफ भी की। तो बोर्ड एग्ज़ाम में ड्यूटी लगने के नाते मैं उसका सेकंड पार्ट नहीं बना पाया था। तो एग्ज़ाम लंबा चला तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने, सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया कि सर सेकंड पार्ट नहीं बनाएंगे तो ये पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट का वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपके सामने में रख रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, सेकेंड चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। इंडियन रिफॉर्मर्स। ठीक है, ये जो हेडिंग है यहाँ से हमको शुरू करना है। जो इसके पहले जो पार्ट 1 का वीडियो था, इससे पहले जितनी भी हेडिंग्स थी, टॉपिक्स थे, मैंने इसको कवर कर दिए थे। तो इंडियन रिफॉर्मर से हमको शुरू करना है। आइए शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा आपको। इससे पहले जो हेडिंग था वो था आपका इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन जो यहाँ पे फैलाई जा रही थी, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उसके बना दिए गए थे, उससे क्या हो रहा था कि इंडियन लोग जो थे, ठीक है, वो वेस्टर्न कल्चर को पढ़ रहे थे, वहाँ के साइंस को पढ़ रहे थे, वहाँ के लिटरेचर को पढ़ रहे थे, और पढ़ करके अपने यहाँ की चीज़ों को भूल जा रहे थे। अपने यहाँ जो माइथोलॉजी थी, जो पुराण थे, जो वेद थे, जो रिलीजियस टेक्सचर्स थे, ठीक है, जो धार्मिक किताबें थी, पुस्तकें थी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो एक कहने का मतलब ये था कि वो बस हिंदुस्तानी थे, वो भारतीय थे, इंडियन थे, लेकिन उनका जो तौर तरीका था, जो उनका कल्चर था, जो रहन सहन था, जो पढ़ने का तरीका था, वो सारा का सारा जो है कि वेस्टर्नाइज हो गया था। तो यहाँ के जो लोग थे, जो विद्वान थे, जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो सोसाइटी के लोग थे, उनको बड़ी चिंता होने लगी कि इस तरीके से तो देखते देखते पूरा जो इंडिया है, पूरा जो देश है, वही पूरा का पूरा अंग्रेज बन जाएगा। अंग्रेज बनने का मतलब कि वेस्टर्न कल्चर जब आ जाएगा तो हिंदुस्तानी कल्चर लगभग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जब सारे के सारे लोग जो है कि वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगेंगे, ठीक है, और हिंदू रीति रिवाजों को, कस्टम्स को, कल्चर कोई मानेगा ही नहीं, या कोई फॉलो ही नहीं करेगा, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा एक तरह से धीरे धीरे। इसके लिए जो यहाँ के रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने जो है कि इंडियन कल्चर को जीवित रखने के लिए, इंडियन वैल्यूज़, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कस्टम्स को ज़िंदा रखने के लिए ये डिसाइड किया कि वे भी अब स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे, या जितने इंस्टीट्यूशन, जितनी संस्थाएं विदेशी खोल रहे हैं भारतीय धरती पे, अंग्रेज़ खोल रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी खोल रही है, ठीक है, उतने ही हम लोग भी खोलेंगे। तो इसमें जो है कि जो इंडियन इंटेलिजेंसिया थी, जो भारतीय लोग थे, भारतीय थिंक टैंक था, थिंकर थे, ठीक है, संत थे, साधु थे, एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है, या आचार्य थे, जो भी आप कह लीजिए, उन्होंने इस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया ताकि इंडियन कल्चर बचा रहे, जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो इंडियन वैल्यूज़, इंडियन कस्टम्स, इंडियन चीज़ों को भी जाने, ठीक है, अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। इसमें प्रमुख रूप से नाम आपका आएगा राजा राम मोहन रॉय का। और एक चीज़ और थी कि उस समय जो है कि इंडियन मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, नेशनैलिटी को मेंटेन किया जा रहा था, और अंग्रेज़ों को बाहर भगाने की बातचीत चल रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ अत्याचार ज़्यादा कर रहे थे। तो जब इंडियन लोग अंग्रेज़ों की चीज़ों को पढ़ेंगे, उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे, उनके कल्चर को पढ़ेंगे, तो वो मेंटालिटी से अंग्रेज़ हो जाएंगे। तो फिर वो अंग्रेज़ों से नफ़रत नहीं करेंगे, फिर वो अंग्रेज़ों को अपना दोस्त मानेंगे और उनके साथ ही मिलकर के वो अत्याचार करेंगे, ठीक है, इंडियननेस ख़त्म हो जाएगी। तो इन सबको भी बल देने के लिए काम किया गया। तो राजा राम मोहन रॉय का नाम इसमें भी एक प्रमुख नाम आता है, मेन नाम आता है। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट तो किया। इन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भी ज़रूरी है, उसको भी जाननी चाहिए, लेकिन इंडियननेस ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज़ के साथ हमको वेस्टर्न एजुकेशन चाहिए। इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियननेस के बिना हमको वो नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि 1817 में डेविड हर के साथ मिल करके उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोला, ठीक है। उसके बाद से वेदांता जो कॉलेज है, ठीक है, वो खोला गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो थे,
जिन्होंने विधवा विवाह में, ठीक है, या गर्ल्स एजुकेशन, वुमेंस एजुकेशन में बहुत ही अच्छा काम किया था, बहुत ही रिमार्केबल उन्होंने वर्क किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यहाँ भी काम किया। उन्होंने भी जो है कि बहुत सारे स्कूल या तो डायरेक्ट खोले या स्कूल खुलवाने में लोगों की मदद की, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद भी संस्कृत कॉलेज जो था, ठीक है, वहाँ के ये प्रिंसिपल रह चुके थे। तो ये एजुकेशन से जुड़े व्यक्ति थे और इन्होंने एजुकेशन के लिए भी बहुत सारा काम किया, ठीक है। और इंडियन कल्चर बचा रहे, इंडियन वैल्यूज़ रहे, इंडियन कल्चर टिका रहे, इसके लिए जो है कि इन्होंने बहुत सारे एजुकेशनिस्ट पैदा करने में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने में या खुलवाने में मदद की। उसके बाद से एक नाम आता है एनी बेसेंट का। ये मूलतः इंडियन नहीं थी, ये विदेशी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी को इन्होंने बनाया था। थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ क्या थी कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो भी अच्छे रिलीजन थे, जो अच्छी बातें थी, एक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, तो उन पे रिसर्च सोसाइटी करती थी और एजुकेशन को वगैरह को स्प्रेड करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जब थियोसॉफिकल सोसाइटी एक तो चेन्नई में खुली, ठीक है, साउथ इंडिया में खुली, और दूसरी ये कहीं और भी खुली थी, ठीक है। इसका एक ब्रांच वहाँ भी था, एक ब्रांच यहाँ भी था। तो इन्होंने क्या किया कि गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, ठीक है, दोनों के लिए स्कूल खोलने शुरू किए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने शुरू की। और इन्हीं के सहयोग से बनारस में, ठीक है, जो कि आजकल अब इसको वाराणसी कहते हैं, ठीक है, तो 1898 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक है। तो जो हिंदू कॉलेज था, ठीक है, उसके बाद जो है कि उसके बाद से महामना मदन मोहन मालवीय नाम के एक व्यक्ति आए। वो जब आए उन्होंने और ज़्यादा सहयोग दिया और ज़्यादा इसको एफर्ट दिया और उसी हिंदू कॉलेज को, ठीक है, एक बड़ा बना करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोल ली गई 1916 में। 1916 में वही जो हिंदू कॉलेज था वो उसको डेवलप करके और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया गया। 1916 में वो डेवलप करके उसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद से आर्य समाज जो है कि स्थापित किया गया दयानंद सरस्वती द्वारा। जो दयानंद सरस्वती थे वो भी एक ग्रेट थिंकर थे, फिलोसफर थे और एजुकेशनिस्ट थे, संत थे, विचारक थे, थॉट प्रोसेसर थे, जो भी आप कह लें। तो आर्य समाज उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो आर्य समाज के लोगों ने और दयानंद सरस्वती के सहयोग से इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक DAV नाम से बहुत सारे स्कूल कॉलेज और एक्रॉस इंडिया पूरे भारत में खोले, लाहौर से लेकर के और पूरे इंडिया में जो है कि खोले गए। तो ये भी जो है कि अंग्रेजी एजुकेशन के समर्थक थे कि जो नई नई एजुकेशन थी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी था उस समय का, उन्हीं के द्वारा चलाया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा ही। तो उसको भी पढ़ने के लिए कहा गया। लेकिन उनका ये भी एक नारा था, स्लोगन था कि वेदों की ओर लौटो। वेद भी पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को बिना पढ़े बिना आप पीछे हो जाइए या बैकवर्ड हो जाइए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि आप वेस्टर्न एजुकेशन भी लीजिए लेकिन वेदों को मत छोड़िए। जो वेद पुराण जो हैं हमारे यहाँ के, उनको न छोड़ा जाए, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का मूल आधार है, उनको न छोड़ा जाए। बाकी अब देश दुनिया से, वर्ल्ड से कोई भी एजुकेशन ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। तो DAV नाम से बहुत सारी संस्थाएं खुली और इंडियन वैल्यूज़, इंडियन कल्चर को लेकर के उसमें पढ़ाई स्टार्ट हो गई। उसके बाद से रामकृष्ण मिशन नाम की भी संस्था खुली, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा खोली गई थी। अपने उनके गुरु जी थे, टीचर थे, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, उनके याद में इन्होंने ये संस्था बनाई, रामकृष्ण मिशन बनाई। रामकृष्ण मिशन बना करके उन्होंने भी, विवेकानंद ने भी यही काम किया जो आर्य समाज बना करके दयानंद सरस्वती जी ने किया। यहाँ भी जो है कि वेस्टर्न साइंस को, ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी को, वेस्टर्न रिसर्च को महत्व दिया गया और इनके मठों में, स्कूलों में, इनके द्वारा जो स्कूल बनाए गए थे, मठ बनाए गए थे, शिक्षा दीक्षा का प्रसार वहाँ भी किया गया। अब इन सबके बावजूद जो मुस्लिम कम्युनिटी थी
उसमें भी जो है कि कुछ न कुछ सुधार किए गए। तो इसमें सर सैयद अहमद ख़ान का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है, जिन्होंने मुस्लिमों के सुधार के लिए, ठीक है, या उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को भी सुधार करना होगा और धार्मिक जो वो पढ़ते हैं उसके अलावा उनको वेस्टर्न एजुकेशन भी लेना चाहिए। तो उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में। बाद में उसी कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में बदल दिया गया था। ठीक है, तो ये भारतीय थिंकर थे, इंडियन लोग थे, जिन्होंने ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूट्स को चक्कर देने के लिए, उनका लोहा लेने के लिए अपने इंस्टीट्यूट बनाए, जिसमें इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज़ जो है कि सुरक्षित रह सकें और हम मॉडर्न होते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें। अब जो मैंने सर सैयद अहमद ख़ान की बात की थी, उनका अलग से केस स्टडी के रूप में दिया हुआ है। हेडिंग है आपकी केस स्टडी अलीगढ़। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया उनके बारे में वही इसमें डिटेल में दिया हुआ है। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। 1864 में सर सैयद अहमद जो ख़ान थे, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ नाम से एक जो है कि इंस्टीट्यूशन बनाई, एक संस्था बनाई। इसका काम क्या था? इसका काम था कि जो वेस्टर्न साइंटिफिक जो थियरीज थी, ठीक है, जो उस समय तक जो साइंस ने खोज की गई थी, ब्रिटेन के लोग, अमेरिका के लोग, जहाँ भी पूरे वर्ल्ड वाइड जो खोजें चल रही थी, जो साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, जो भी चीज़ें आ रही थी, ठीक है, उन सभी चीज़ों का ट्रांसलेशन उर्दू में करने के लिए उन्होंने ये संस्था बनाई थी। क्योंकि मुस्लिम जो पढ़ते थे उनकी उर्दू लैंग्वेज होती थी, अरबी फ़ारसी लैंग्वेज होती थी उस समय भी। भाई वो भी तो इंडिया के ही थे, तो वो भी इंग्लिश नहीं जानते थे और हम भी इंग्लिश नहीं जानते थे। कोई भी इंग्लिश नहीं जानता था। इंग्लिश तो हमारी भाषा थोड़ी थी, वो तो अंग्रेज़ों की भाषा थी, वो तो इंग्लैंड की भाषा थी। तो अच्छा, जब साइंस इंडिया में आया, जब वो वेस्टर्न एजुकेशन आ गया, तो जो भी इंग्लैंड की किताबें थीं या जो भी वहाँ की व्यवस्था थी, जो भी वहाँ रिसर्च थी, जो बुक्स थी, वो यहाँ पे आके सब हमारे ऊपर थोप दिए कि तुम इंग्लिश पढ़ो, तुम साइंस पढ़ो, तुम साइंस भी इंग्लिश में पढ़ो, तुम मैथ्स भी इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है, तुम फिलोसफी इंग्लिश में पढ़ो। अरे कहाँ पढ़े भाई? हमारी लैंग्वेज हिंदी है, उर्दू है, अरबी फारसी उसमें चलती, तो हम उसी को पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे। लेकिन उनका राज था भाई, वो गवर्नमेंट में थे, वो पावर में थे, हमको मारते पीटते थे। इसलिए अब उनके, चूँकि वो पावर में थे, हम गुलाम थे, हम स्लेव थे, तो इस नाते उनकी बात हमें माननी पड़ी। हम लोग के पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं उस टाइम। तो भाई वो इंग्लिश में थी, तो इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने सोचा कि उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा तो लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, हर मुसलमान उसको पढ़ करके मॉडर्न हो सकता है। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए 1875 में उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, जो कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। ठीक है, और उसका मॉडल क्या था? ऑक्सफोर्ड और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ थी इंग्लैंड की, लंदन की, उसी के तर्ज पे, उसी का देखा देखी इन्होंने ये कॉलेज खोला था। बाद में कॉलेज डेवलप हुआ और उसको जो है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप कर दिया गया और आज वो कॉलेज इसी रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1886 में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये बुलाया था और उस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, बहुत अच्छे लोग आए थे, मुस्लिम थिंकर आए थे, मुस्लिम धर्मगुरु आए थे और उन्होंने ओपन डिबेट करवाया कि मुसलमानों को मॉडर्न कैसे बनाया जाए, ठीक है, और उनको वर्ल्ड में रहने के लिए या मॉडर्न होने के लिए या मॉडर्न डेज के चैलेंजेस के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, इस पे एक सेमिनार वहाँ पे आयोजित हुई थी। ठीक है, नीचे जो तस्वीर दिखाई आपको दे रही है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही है। अब एक और केस स्टडी आपके सामने दी गई है आपकी बुक में, बड़ौदा की। बड़ौदा कहाँ पे है? एक गुजरात में है। ठीक है, तो हुआ क्या, इसमें क्या दिया हुआ मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटिश एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, जब हुए थे तो उन्होंने जो है कि एक नियम बनाया था कि कोई भी इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकता है। अगर खोलेगा तो उसको गवर्नमेंट एड नहीं देगी, गवर्नमेंट सहायता नहीं देगी, यानी गवर्नमेंट से उसको पैसे
नहीं मिलेंगे। वो अपने खर्चे पे खोल सकता है और अपने दम पे वो चलाएगा। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, या जो, तो वो उससे एक एक भी पैसे का एक भी रुपए का सहयोग या हेल्प नहीं दिया जाएगा। तो इस डर से लोगों ने खोला ही नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेज खोलना आज भी बड़ी बात है और उस ज़माने में तो और भी बड़ी बात थी। ठीक है, तो नहीं खोला गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि इंडियन लोग जब स्कूल कॉलेज नहीं खोलेंगे तो वेस्टर्न एजुकेशन आराम से हम लोग फैला सकेंगे, और जो अंग्रेज़ जब कोई स्कूल खोलेंगे तो उसको उसमें पैसा दिया जाएगा, उसमें हेल्प दिया जाएगा, और इंडियन लोग भी उस स्कूलों में आकर के पढ़ेंगे और नौकरी करने के लालच में लोग भी आके उस स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो एक तरीके से इंडियन कल्चर, इंडियन एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा और पूरे इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन ही हावी हो जाएगा, और जो लोग रहेंगे वो इंडियन होते हुए भी वेस्टर्नाइज रहेंगे, मेंटेलिटी उनकी अंग्रेज़ों की रहेगी। ठीक है, वो अपने आप को सुपीरियर समझेंगे और जो हिंदी बोलेगा उसको इन्फीरियर समझेंगे या जूनियर समझेंगे। आज भी बहुत सारे इंडियन लोग जो हैं, जो बड़े लोग हो जाते हैं, जो अधिक पैसे वाले हो जाते हैं, या जो बॉलीवुड वाले या बाकी जो हाई फाई सोसाइटी के लोग होते हैं, उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है, वो हिंदी नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो कहीं भी रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे, जॉब में रहेंगे, इवन वो अपने फ्रेंड्स के से भी बातें करेंगे तो वो इंग्लिश ही बोलेंगे। उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है और लगता है कि वो बैकवर्ड कहे जाएंगे या आउट क्लास को हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी समय अंग्रेजों ने सोच लिया था कि किस प्रकार से इंडिया को बर्बाद करना है और इसको तितर बितर करना है। ठीक है, तो यहाँ के जो राजघराने थे, जो राजा लोग थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, संस्कृत कॉलेज बनवाए, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए, इतना ही नहीं हॉस्टल भी बनवाया और उसको अपने खर्चे से चलाया भी। शुरू से ही ये काम हो रहा था और अंग्रेज़ों के आने के बाद भी कुछ जो मजबूत राजा थे, ठीक है, अंग्रेज़ों से उनकी दोस्ती थी, उसका फ़ायदा उठा करके वो अंग्रेज़ों से बच करके और स्कूल कॉलेज खोल लेते थे। ठीक है, ऐसे ही अजमेर में एक मेयो कॉलेज बना। ठीक है, और उसके बाद से सिंधिया स्कूल ग्वालियर में बना। ठीक है, सिंधिया जो राजघराना था उनके द्वारा सिंधिया स्कूल बना और मेयो कॉलेज बना। ठीक है, उसके बाद से महाराजा सयाजी राव थर्ड, इस नाम से दो और लोग भी हुए थे, सयाजी राव थर्ड, महाराजा सयाजी राव थर्ड, जो बड़ौदा के थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि वही फिर बात है कि इंडियन कल्चर को, इंडियन वैल्यूज़ को रेस्टोर करने के लिए और भारतीय कला, भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए और साइंस और कल्चर को डेवलप करने के लिए, लोगों को एजुकेशन देने के लिए उन्होंने जो है कि अपने बड़ौदा में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बनवाए। ठीक है, 1906 में उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करवा दिया कि भाई 1 से लेके 5 तक अगर कोई पढ़ना चाहता है, प्राइमरी एजुकेशन लेना चाहता है तो फ्री रहेगा, उसको उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और अपने पूरे स्टेट में, बड़ौदा में उन्होंने इस चीज़ को कंपलसरी करवा दिया। ये तो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद से 1945 में, ठीक है, बड़ौदा में जो लिटरेसी रेट था, जो शिक्षा का स्तर था, जो लेवल था, जो रेट था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ब्रिटिश इंडिया में वो सबसे अच्छा हो गया। ठीक, बड़ौदा में बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग पैदा होने लगे, सोसाइटी मेंटेन होने लगी, अच्छा एजुकेशन होने लगा, लोग होशियार होने लगे, लोग इंटेलेक्चुअल होने लगे। पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो वो देश के तरक्की में अपना योगदान देगा, वो हर अच्छा काम करेगा, वो कोई बुरा काम नहीं करेगा, कोई देश विरोधी काम नहीं करेगा और सोसाइटी के डेवलपमेंट में वो अपना योगदान देगा। तो उन्होंने केवल इनके लिए भी नहीं काम किए, जबकि वुमेन्स एजुकेशन, औरतों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, संस्कृत के लिए, इंडोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए, फाइन आर्ट के लिए, इंडियन फिलोसफी के लिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कॉलेज जो की खोला। उसके बाद से जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और जो श्री अरबिंदो जो थे और दादा भाई नेहरू थे, ठीक है, इन लोगों ने भी मिल करके सयाजी राव जी की मदद की किस सिलसिले में मदद की? पैसे से तो मदद इन्होंने नहीं की, हाँ, लेकिन इनमें सहयोग किया, उनके विचारों को फैलाने में
इंस्टीट्यूट्स खोलने में, स्कूल कॉलेज को खोलने में, उसको सही से रन कराने में इन लोगों ने मदद की, हेल्प भी किया। ठीक है। और महाराजा सयाजी राव के पर्सनल और स्टेट के फंड को मिला करके यूनिवर्सिटी में जो है कि बाद में चल करके एक यूनिवर्सिटी खोली गई। ठीक है। और वो महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के नाम से उसको जाना गया। ठीक है। बाद में जो उसके ग्रैंड सन जो थे प्रताप सिंह राव गायकवाड़, उन्होंने जो है कि इसको अच्छे से रन कराया, चलाया, और उनके नाम से बाकी और भी इंस्टीट्यूशन जो है कि खोले गए। इस हिसाब से इंडियन लोगों ने भी एजुकेशन को फैलाने में, भारत को, इंडिया को एजुकेट करने में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना दिया। ठीक है। ये जो नीचे आप फिगर देख रहे हैं, ये महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फिगर है, उसी की तस्वीर है ये। अब आते हैं नेशनल एजुकेशन पे। ठीक है। अभी ये तो स्टेट का एग्जांपल हुआ, अब पूरे इंडिया को एजुकेट कैसे किया गया। जब पूरे इंडिया पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था तो उन्होंने ही जो है कि इसको एजुकेट करने के लिए प्रयास किए। ठीक है। तो एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई 1906 में। ठीक है। सतीश चंद्र मुखर्जी जो थे वो एक पायनियर थे इस फील्ड में, और उन्होंने इस फील्ड में बहुत सारे काम किए। NCE, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये बनाया गया 1906 में। इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसको यूज़ कैसे, वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब जो देसी लैंग्वेजेस है, जो ओरिजिनल जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम हो गया, भोजपुरी हो गई, हिंदी हो गया, नहीं हिंदी तो छोड़ दीजिए, ठीक है, बांग्ला हो गया, मराठी हो गई, ये सब इस प्रकार के लैंग्वेज। हिंदी तो खैर, हिंदी को ओरिजिनल आप नहीं कह सकते क्योंकि हिंदी इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में बोली जाती है। ठीक। तो जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस थी, उनमें एजुकेशन को कैसे दिया जाए, ठीक है, उन भाषाओं में भी एजुकेशन कैसे दिया जाए, इसको ईजियर बनाने के लिए, और उसमें रिसर्च कैसे किया जाए, कैसे उसको लागू किया जाए, उसमें समस्याएं क्या हैं, टोटल को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक काउंसिल बनाई थी, NCE जिसका नाम था। ठीक है। उसके बाद से उनको इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाई जाए, फिलॉसफी पढ़ाया जाए, लॉजिक और लॉ भी पढ़ाया जाए। कैसे पढ़ाया जाए, क्या क्या नियम बनाया जाए, कैसे उसको रन कराया जाए, कैसे उसको व्यवस्था किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन सब पे सुझाव देना इस काउंसिल का काम था। काउंसिल ने अपना काम किया। ठीक है। और उन्होंने, इस काउंसिल ने बहुत सारे स्कूल खुलवाने में मदद की। काशी विद्यापीठ खोला गया बनारस में, काशी विद्यापीठ और भी जगह है, और जामिया मिलिया इस्लामिया नाम का कॉलेज भी खोला गया। इसी सीरीज में एक और इंडियन का नाम आता है जिनको रविंद्रनाथ टैगोर या गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये मूल रूप से बंगाल के रहने वाले थे, और ये फिलोसफर थे, पेंटर थे, ठीक है, और एक साहित्यकार भी थे। ठीक है। ये लिटरेचर भी लिखते थे, इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे ड्रामाज हैं, नॉवेल्स हैं। ये एक साहित्यिक फिगर थे, लिटरेरी फिगर थे ये। ठीक है। और बहुत फेमस ये पर्सनालिटी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में, ठीक है, उनके मन में एक विचार आया कि एक यूनिवर्सिटी खोली जाए, ठीक है, जिसमें इंडियननेस को मेंटेन किया जाए और प्रकृतिवाद को स्थापित किया जाए। प्रकृतिवाद का मतलब इनके पास एक सिद्धांत था, इनका ये कहना था कि अगर नेचर के करीब बच्चों को रखा जाए तो बच्चे बहुत कुछ अपने आप ही सीख जाते हैं, बस उनको इन्वायरमेंट देना चाहिए। ठीक है। इन्वायरमेंट रहे सीखने का, प्रकृति के बीच रहे, पेड़ पौधे रहें, फूल रहें, हर चीज़ रहे, हरियाली रहे। ठीक है। और इनको कुछ चीज़ें दिखा के सिखाई जाएँ, कुछ चीज़ें करके सिखाई जाएँ, और कुछ चीज़ पढ़ा के सिखाई जाएँ। तो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए 1901 में उन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला, जिसे आज जो है कि विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। तो अभी एक छोटा सा स्कूल था, ठीक है, शांति निकेतन में। ठीक है। शांति निकेतन नामक स्थान पर उन्होंने खोला था। तो तब ये छोटा सा स्कूल था, और आज जो है कि ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में देखा जा सकता है। तो उस स्कूल में पहले जब स्कूल खुला तो केवल 5 स्टूडेंट थे। ठीक है। और जो लर्निंग प्रोसेस था वो क्लोज़र टू नेचर था। ठीक है। प्राकृतिक माहौल में, नेचुरल इन्वायरमेंट में उनको सिखाया जाता था। आम के पेड़ लगे होते थे, नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते थे, कोई बेंच नहीं था, कोई जो है कि वो चीज़ें नहीं थी। ठीक है। बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट था।
उसमें बच्चों को सिखाया जाता था। धीरे धीरे उनकी सोच को लोगों ने सलाम किया और ये फेमस होते गए, धीरे धीरे इनका ये फेमस हुआ। तो अब बाकी जो है कि बहुत सारे देश विदेश से बच्चे जो है कि पढ़ने वहाँ पे आने लगे और धीरे धीरे ये आपका डेवलप हुआ। फिर वहाँ पे जो है कि फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, बाकी चीज़ें भी वहाँ पे पढ़ाई जाने लगी। और उनके यूनिवर्सिटी में, उनके स्कूल में, जब वो स्कूल था तब भी, जब वो यूनिवर्सिटी बन गया तब भी इंडियन एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन दोनों को ब्लेंड करके, दोनों को मिला करके वहाँ पे चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और आजकल जो है कि जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड लेवल के लोग वहाँ पे पढ़ने सीखने आते हैं। यूनिवर्सिटियों में उसका अच्छा खासा नाम है, ठीक है। बहुत से पर्सनालिटीज़ अच्छे लोग वहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, जैसे सत्यजीत रे बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे। और जो अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, वो सभी लोग इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके और अच्छे लोग बने और वर्ल्ड लेवल के लोग बने, ठीक है। विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस दिया गया था वो 1951 में दिया गया था। 1901 में तो खुला था, छोटा मोटा स्कूल के रूप में खुला, 5 ही बच्चे थे उसमें। तो कितने दिन बाद, 50 ईयर बाद, लगभग 50 साल बाद उसको यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दे दी गई। उसके बाद से उसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ। उसके बाद से एक और पर्सनालिटीज़ आती हैं जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने भी एजुकेशन पे अपनी फ़िलासफ़ी दी थी। उनके अनुसार एजुकेशन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए, एजुकेशन में क्या नहीं होना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्या सिखाया जाना चाहिए, इन सब पे उन्होंने अपनी एक बाकायदा थ्योरी दी थी, किताबें भी लिखी थी और इनके अपने प्रिंसिपल भी थे, अपने सिद्धांत भी थे इस चीज़ को लेकर के। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे लेकर अच्छा खासा काम किया था, बेसिक एजुकेशन पे, और उसको वो नई तालीम कहते थे। उन्होंने पूरा का पूरा जो है कि करिकुलम क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, कितना घंटा बच्चे खेलें, कितना घंटा बच्चे पढ़ें, कितना क्वेश्चन लगाएं, कितना होमवर्क दिया जाना चाहिए, इन सब पे उन्होंने बाकायदा पूरे डिटेल में उन्होंने अपनी बात लिखी थी और अपनी बातें कही भी थी, ठीक है। उनकी कुछ बातों को गवर्नमेंट ने कंसिडर भी किया। जो सबसे अच्छी बात महात्मा गांधी जी ने बताई थी वो ये थी कि जो एजुकेशन होना चाहिए वो बच्चे को अपने मदर टंग में दिया जाना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी जो होनी चाहिए, हिंदी जो है कि उनको कंपल्सरी लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। जैसे अगर कोई तमिल बच्चा है, ठीक है, तो ये नहीं कि उसको शुरू से इंग्लिश पढ़ाई जाए या इंग्लिश मीडियम में उसको बचपन से ही एजुकेट किया जाए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी कहते थे कि प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है 1 to 5 या 1 to 6 7 तक आप मान सकते हैं, ये उसके मदर टंग में होनी चाहिए। अगर वो तमिल लड़का है तो उसको तमिल भाषा में पढ़ाई जाए, तेलुगु का है तो तेलुगु में पढ़ाया जाए, बंगाली है, बंगाल का रहने वाला है तो उसको बंगाली लैंग्वेज में दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद तब उसको इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन दी जाए, इंग्लिश उसके बाद उसको पढ़ाई जाए। प्राइमरी लेवल में इंग्लिश का उतना बोलबाला न रखा जाए, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया। और आजकल जो है कि छोटे छोटे बच्चे आपके नर्सरी में पढ़ने वाले, उनको शुरू से इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाया जाता है। हिंदी की बुक अगर उनकी छोड़ दी जाए तो सब उनको इंग्लिश में ही रटाया जाता है। छोटा बच्चा है वो, अब वो इंग्लिश क्या समझेगा, समझाना तो होता नहीं है। छोटे लेवल पे 1 2 क्लास 1 2 3 या आप LKG UKG मान लीजिए, उनको रटाया जाता है, वो उसकी मीनिंग भी नहीं जानते हैं, वो रट्टू तोते हो जाते हैं। उसके बाद में फिर वो ऐसा सेटअप होते हैं कि वो बस वेस्टर्न एजुकेशन वो पाते हैं और इंडियननेस नाम की चीज़ें उनमें नहीं रहती हैं। उनसे पूछेंगे कि रामनवमी कब मनाई जाएगी, क्यों मनाई जाती है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन उनसे आप जब पूछेंगे कि टाइटेनिक जहाज़ कब डूबा था, वो ये बता देंगे। सेंता क्लॉज कब आते हैं, क्या करते हैं, वो उनको याद रहता है, लेकिन विजयदशमी क्यों मनाई जाती है ये उनको याद नहीं रहता, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, वर्तमान सरकार ने जो ला रही है, ठीक है, उसमें जो है कि इस चीज़ को प्राथमिकता दी गई है और ये कहा गया है कि मदर टंग में लैंग्वेज एजुकेशन दी जाए।
और यहाँ तक जो है कि ये गवर्नमेंट करने जा रही है कि जो मेडिकल की पढ़ाई लिखाई है, जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है, जो मेडिकल की पढ़ाई है, वो भी जो है कि हिंदी मीडियम में हो। इसमें बुरा क्या है भाई? हिंदी अपनी भाषा है, हिंदी मीडियम में हो, हिंदी लैंग्वेज से हो, तो उसकी किताबें भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। क्या ज़रूरत है हमको इंग्लिश में रटने की, इंग्लिश में समझने की? अंग्रेज़ कहाँ के हमको छोड़ के चले गए, हम लोग हैं कि अंग्रेजी को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो गांधी जी की बहुत लंबी चौड़ी फिलासफी थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उन्होंने ये भी बताया था कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया जाए, इंडिपेंडेंस बनाई जाए, और एजुकेशन इस रूप में ना दिया जाए कि वो केवल बस पढ़ लिख के जो है कि विद्वान बने। इस प्रकार की भी एजुकेशन दी जाए कि अगर उनको जॉब भी मिल पाए, ठीक है। प्रोडक्टिव एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन ऐसी हो जो उनको गुड सिटीज़न बनाए, अच्छा नागरिक बनाए। जो उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए कि जो देश के तरक्की में काम है। ऐसी एजुकेशन उनको ना दी जाए कि पढ़ लिख करके वो अनएम्प्लॉयड हों, बेरोज़गार घूमें और 10,000 5,000 रुपये के लिए वो तरसें। ऐसी एजुकेशन की कोई कीमत नहीं है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज भी इसी हिसाब से खुलना चाहिए कि बच्चे बेकार ना हों। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अगर ईमानदारी से प्रयास करेगी तो ये सब चीज़ें पाई जा सकती हैं, इन चीज़ों को लाया जा सकता है और कंट्री का डेवलपमेंट और तेज़ी से किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद से एक और प्रोमिनेंट फिगर आपका आता है श्री अरबिंदो जी, ठीक है। जो श्री अरबिंदो जी थे वो एक फिलोसफर तो थे ही, एजुकेशनिस्ट भी थे, और साथ ही साथ वो फ्रीडम फाइटर भी थे। जब इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हुई और गांधी जी के लीडरशिप में बहुत सारे जब मूवमेंट या आंदोलन होने लगे, तो गांधी जी के पहले भी और उनके बाद भी श्री अरबिंदो ने बहुत सारे आंदोलनों में जो है कि शिरकत की, पार्टिसिपेट किया, उनको संचालन भी किया उनका, और नेशनल मूवमेंट में बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग भी लिया था। इन्होंने भी नेशनल एजुकेशन होनी कैसी चाहिए, भारतीय एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, इन्होंने भी इस पर अपने विचार रखे थे, अपनी थॉट प्रोसेसिंग की थी। इनकी भी एक अपनी फ़िलासफ़ी थी कि क्या होना चाहिए एजुकेशन में इंडिया में और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने फ़िलासफ़ी पे ज़्यादा ध्यान दिया था और इन्होंने कहा था कि भाई एजुकेशन मॉरल होनी चाहिए, ठीक है, और व्यावसायिक नहीं होनी चाहिए, कॉमर्शियल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन का प्रोडक्टिविटी या एजुकेशन का लक्ष्य, टारगेट ये ना हो कि पढ़ लिख कर के नौकरी करनी है, ये ना हो, ठीक है। ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, मॉरल बच्चे हों, ठीक है, वो अनर्गल काम ना करें, बुरा काम ना करें। ये भी एजुकेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनको सोसाइटी में अच्छा बनाया जाए, उनको कंट्री में अच्छा बनाया जाए, उनका विचार अच्छा हो, थॉट अच्छा हो, उनका हृदय शुद्ध हो, वो खुद भी शुद्ध हो, ठीक है, उनके विचार अच्छे, उनका मन दिल अच्छा हो। ये भी एजुकेशन में सिखाया जाना चाहिए। एजुकेशन का पर्पज़ केवल इतना ना हो कि इनको पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनना है और पैसे छापने हैं, ठीक है। उसके बाद इंसानियत नाम की चीज़ ना हो, ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ ना हो, ये नहीं होना चाहिए। तो अरबिंदो जी ने भी अपनी फ़िलासफ़ी दी और उन्होंने भी इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन की भी वकालत की। और पौंडीचेरी में एक अरबिंदो आश्रम है, आज भी है। आपको अगर पौंडीचेरी घूमने का मौका मिलता है, अब तो उसको पुद्दुचेरी भी कहा जाता है, तो यहाँ इनका आश्रम है। और इन्होंने भी बहुत सारे आश्रम और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस को खोलने या खुलवाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद की थी, ठीक है। अब लास्ट हेडिंग जो आपका है, एजुकेशन, पावर एंड कल्चरल आइडेंटिटी, ये आपको पढ़ करके बता देता हूँ मैं। लिखा है कि एजुकेशन हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म ऑफ इंडियन पीपल वर एक्सपोज टू एरियाज टू फॉर फ्रीडम। उस समय ये सब चीज़ें जो बनाई गई हैं, जो स्कूल कॉलेज खोले गए, उनका एक जो ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई इंडियंस को एजुकेट किया जाए। जब वो पढ़े लिखे रहेंगे तो अपने राइट्स को समझेंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे और उनका कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। उनको कोई बरगला फुसला नहीं पाएगा या उनको एक्सप्लॉयट कोई नहीं कर, उनका शोषण कोई नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि इंडिया जो है कि स्लेव था, गुलाम था, अंग्रेज हमारे पे हावी थे, अंग्रेज़ों को भगाना था, तो एक नेशनलिज्म की भावना को भी डेवलप करना था, ठीक है,
कि लोग अपने देश से प्यार कर रहे हैं, अपने देसी चीज़ों से प्यार कर रहे हैं, अपने वेद पुराण, अपने एजुकेशन, ठीक है, अपनी मिट्टी से प्रेम करें, ठीक है, और देश के लिए वो तैयार हों। ये भावना को भी भरने के लिए, तैयार करने के लिए, मेंटली तैयार करने के लिए ये जो है कि सेल्फ रूल को, डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जाए, डेमोक्रेट बनाया जाए इनको, इसके लिए भी ये सब चीज़ें की गई। Being removed from their own culture, many people strove for search for their identity. जब आप अपने कल्चर को भूल जाएंगे, अपने धर्म संस्कृति को भूल जाएंगे, तो फिर आप भटकेंगे यहाँ वहाँ, ठीक है। आपकी जड़ें क्या हैं, आप क्या थे, ये आप कभी जान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जड़ों को जाना जाए और बेसिक चीज़ों को मेंटेन किया जाए। दिस लेड टू रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन कल्चर। और इस चीज़ से क्या हुआ कि जब इंडियन चीज़ों को वापस लोग दोबारा पढ़ने लगे, तो और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हुई, और ज़्यादा जानने की इच्छा हुई, और एक डिस्कवरी शुरू हो गई। गांधी जी जैसे लोग, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, ठीक है, इन्होंने जम करके हिंदुस्तानी शिक्षा की वकालत की। तिलक involved traditional of the past. Education also created a privileged elite which took up government jobs and garnered a lot of influence. वेस्टर्न एजुकेशन पा करके, ठीक है, लोग क्या करने लगे कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूट में नौकरी पाने लगे, उनको पैसा मिलने लगे, फिर वो उन्हीं की जी हजूरी करने लगे, उनको अपने देश से कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। मैनी पीपल ऑल्सो अपोज द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो हुआ क्या था कि बहुत से लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध भी किया। इसलिए विरोध किया उन्होंने क्योंकि जब इंडियन लोग अंग्रेजी पढ़ लिख लेते थे और अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गए ऑफिस में नौकरी करते थे, तो इंडियंस को वो नीच समझते थे। बाकी जो हिंदुस्तानी लोग थे, जो हिंदी बोलते थे या जो इंडियन लैंग्वेज पढ़ते थे, उनको अपने से कमतर समझते थे, अपने से कम समझते थे, और वो अपने आप को एलीट क्लास का समझते थे, अंग्रेज़ों के बराबर अपने आप को समझते थे, ठीक है। उनमें ह्यूमैनिटी फिर नहीं रह जाती थी। द एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया वॉज अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। लास्ट में कह रहे हैं कि जो इंडिया में जो एजुकेशन डेवलप हुआ, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से डेवलप हुआ। कई सारी चीज़ें थी, मिक्स कल्चर यहाँ का था, मिक्स एजुकेशन था। कभी जब मुसलमान हावी यहाँ पे हुए, मुस्लिम अटैकर आए, तो उन्होंने एजुकेशन बदला, उन्होंने अरबी फ़ारसी लगा दी, ठीक है। उन्होंने अपनी चीज़ें पढ़ाने पर फोर्स किया। यहाँ के जो धर्म ग्रंथ थे, जो संस्कृत के ग्रंथ थे, जला दिए गए, लाइब्रेरियाँ जला दी गई। नालंदा यूनिवर्सिटी और एक और यूनिवर्सिटी, उसको तोड़ दिया गया, उसकी किताबें जला दी गई। उनको अपना धर्म यहाँ पे लागू करना था, अपने रिलीजन यहाँ पे हावी करना था। जब अंग्रेज आए, उन्होंने भी यही काम किया। तो अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को उठा करके फेंक दिया, ठीक है। जो अरबी फ़ारसी में जो एजुकेशन दिया जाता था, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया, और जो संस्कृत माध्यम से ये हिंदू धर्मशास्त्र पढ़ाए जा रहे थे, उनको भी उन्होंने बैन कर दिया। फिर वो अपना एजुकेशन लेकर के आए, अपने वहाँ की पढ़ाई लिखाई यहाँ पे ला के थोप दिए, वहाँ की बुक्स उठा के यहाँ उठा के पटक दिए बुक उन्होंने, वो पढ़ने पे हमको मजबूर किया। तो एजुकेशन कई सारे प्रोसेस से गुजरा है, ठीक है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत सालों के, ठीक है, मिक्स कल्चर का परिणाम है। आज हमको सब पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा नहीं था। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी, और वॉइस क्वालिटी भी ठीक ठाक होगी, ठीक है। मैंने माइक बदला है, आप कमेंट करके बताएंगे कि वॉइस क्वालिटी कैसी है। अगर आपके स्कूल में ये बुक नहीं पढ़ाई जाती है, कोई अदर बुक पढ़ाई जाती है, तो मैंने आपसे कई बार कहा है, ठीक है, कि अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो ईमेल आ रहा है, उस पर आप उस चैप्टर का PDF बना करके मुझे दे देंगे।